नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी आईएएस पर। सॉरी दोस्तों, ये देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो है विस्तृत विज्ञापन जारी हो चुका है। अब इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग डिटेल क्या है। तो देखिए पहले तो ये जो है किस किस चीज़ के लिए आया, तो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा यानी कि पीसीएस 2020 के लिए, और एसीएफ और आरएफओ सेवा परीक्षा 2020 के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन आप लोग आज ही कर सकते हैं। 21/4/2020 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है। और यदि आप परीक्षा शुल्क बैंकों में जमा करने की अंतिम तिथि है 18/5/2020 की, और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि कब है, तो ये है 21/5/2020 की। इसमें कहीं भी परीक्षा की तिथि का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। हालांकि वो ऑलरेडी कैलेंडर में अनाउंस रहे, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि नया कैलेंडर शायद यूपी आयोग जारी करेगा, लेकिन फिलहाल हम लोग पिछले कैलेंडर को ही बेस मान के चलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या है। आगे देखिए इसमें पदों की संख्या के बारे में जान लेते हैं, कितने पदों के लिए ये भर्ती आई है। तो देखिए ये भर्ती आई है, कुल रिक्तियों की संख्या यहाँ पे दी हुई है लगभग 200 है, ठीक। किस चीज़ के लिए है रिक्तियाँ, तो वर्तमान में सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु रिक्तियों की संख्या यानी कि पीसीएस परीक्षा के लिए रिक्तियों की संख्या तो लगभग 200 इन्होंने बताई है। इसके अलावा जो है वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी पद हेतु अधियाचन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, और प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व तक अधियाचन प्राप्त होने की स्थिति में उसको सम्मिलित कर लिया जाएगा। मतलब अभी तक अधियाचन तो नहीं मिला है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के पहले तक अगर अधियाचन प्राप्त होता है तो उसको जो है इसमें शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। ग्रेड पे देखिए, ग्रेड पे 4600 से है शुरू है, केवल नायब तहसीलदार का 4200 है, ठीक है। 4600 से शुरू करके कहाँ तक है, 5400 तक रुपये का वेतनमान है इसमें। पद इसमें डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय अधिकारी इत्यादि कई तरीके के पद हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इसमें देखिए इसमें पीसीएस के अलावा जो है कुछ विशिष्ट पद भी आए हुए हैं, ठीक है। इसके लिए जो है अलग से इनकी अहर्ताएँ अलग से हैं, ठीक है। मतलब अलग से एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें डिमांड की गई, जैसे कि जो है कितने पद, कौन कौन से हैं पद ये, तो ये पद हैं उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए इसमें विधि स्नातक मांगा गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षी प्रशासनिक पद जिला प्रशासनिक अधिकारी के लिए इसमें स्नातकोत्तर उपाधि मांगा गया है। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए जो है वाणिज्यिक स्नातक मांगा गया है। सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के लिए एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिकी के लिए मांगा गया है। सहायक श्रमायुक्त के लिए वाणिज्य या विधि या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र के साथ कला में स्नातक मांगा गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी के लिए समाजशास्त्र या समाज विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक की उपाधि मांगी गई है। इसी प्रकार से वरिष्ठ प्रवक्ता जिला एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के लिए स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा में स्नातक मांगा गया है। और जिला प्रोबेशन अधिकारी के लिए मनोविज्ञान या समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष कोई अर्हता या सामाजिक कार्य की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक कार्य की किसी शाखा में स्नातकोत्तर का डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक। इसके अलावा देखिए बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त। इसके अलावा है अभिहित अधिकारी या फिर खाद्य सुरक्षा अधिकारी। तो इसमें जो है पहली 2 क्वालिफिकेशन है। पहली तो है भारत में विधि द्वारा स्नातक किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता हो। और दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है, तो दूसरी है खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता में से कम एक अर्हता जो निम्नवत है। कौन सी अर्हता निम्नवत है, मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या फिर पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या फिर औषधि में उपाधि या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष या मान्यता प्राप्त अर्हता। परंतु किसी व्यक्ति को
जिसका विनिर्माण, आयात या किसी खाद्य पदार्थ के विक्रय में कोई वित्तीय हित हो, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा और है विशिष्ट पद? नेक्स्ट है हमारा सांख्यिकी अधिकारी के लिए। तो इसमें क्या है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो इसमें जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। लास्ट क्या है? श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए है। तो इसके लिए क्या है योग्यता? इसमें जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए है अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र या फिर वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि तथा इसके साथ विधि या श्रम संबंध या श्रम कल्याण या श्रम विधि या वाणिज्य या समाजशास्त्र या समाज कार्य या फिर समाज कल्याण या व्यापार प्रबंधन या कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा परा स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। किसके लिए? श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए। ठीक है। और सहायक वन संरक्षक के पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या है? तो इसके लिए है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या समय समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विदेशी विश्वविद्यालय से कम एक विषय अर्थात एक विषय कौन सा होना चाहिए? वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगर्भ विज्ञान, वानिकी, सांख्यिकी के साथ स्नातक की उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि या अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अर्हता प्राप्त होना आवश्यक है। अधिमानी अर्हता क्या दी जाएंगी सहायक वन संरक्षक पद के लिए? तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कम से कम 2 वर्षों तक प्रादेशिक सेना में सेवा की हो या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलों में अधिमानी। ठीक है। और क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या है? तो इसमें भी वही है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, उद्यान विज्ञान और पर्यावरण विषयों में से 2 या अधिक विषयों के साथ स्नातक की उपाधि। उसके लिए एक था इसमें 2 या अधिक विषयों के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, या कृषि में या अभियांत्रिकी में या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारक हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता धारक हो। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं आयु से संबंधित। तो आयु 21 वर्ष पूरी कर लेना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। कितना साल? न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष। ठीक है। आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। हाँ, तो नेक्स्ट है कि ये देखिए कितने अभ्यर्थियों को इस बार बुलाया जाएगा, यानी कि कुल 200 पद अभी तक जैसे लगभग आए हुए हैं, तो कितने अभ्यर्थियों को इस बार, अगर हम 200 मान के चले तो कितने अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा इस बार। तो देखिए इस बार जो है, इस बार भी पिछली बार की तरह 13 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल किया जाएगा। ये देखिए ये दिया हुआ, मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 13 गुना अभ्यर्थियों को 13 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे तथा क्या है, मुख्य परीक्षा में प्रवेश तथा जो है मुख्य लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के लिए कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा? तो साक्षात्कार के लिए सिर्फ 2 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाएगा। ठीक है। और जैसे पिछली बार मेंस के सब्जेक्ट देख लेते हैं क्या होता है, कौन कौन से मेंस के सब्जेक्ट इस बार शामिल किए गए, क्योंकि पिछली बार समाज कार्य और रक्षा अध्ययन के लिए काफ़ी सारे विवाद उठे थे। तो इस बार देख लेते हैं मेंस के पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं, कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं। तो ये हैं आपके
हाँ, यहाँ देखिए ये दिया हुआ है परिशिष्ट 4 में परीक्षा योजना के बारे में दिया गया है। तो सम्मिलित राज्य या प्रवर राजस्व सेवा परीक्षा 2020 तथा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2020 हेतु प्रतियोगी परीक्षा में क्रमवार 3 स्तर सम्मिलित होंगे। कौन कौन से 3 स्तर होंगे? तो ये होंगे प्रारंभिक परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार की होगी, इसके अलावा मुख्य परीक्षा लिखित जो कि लिखित होती है, और इसके अलावा मौखिक परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए टाइम दे रखा है यहाँ पे, कब से कब तक का टाइम रहेगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए। देखिए 9:30 से 11:30 बजे तक प्रथम प्रश्न पत्र के लिए, द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र अहर्कारी होगा, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें न्यूनतम 33% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है। मूल्यांकन के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होना होगा। ठीक है। अतएव यदि कोई अभ्यर्थी दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित नहीं होता है तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और इनकी जो है मेरिट लिस्ट किस बनाई जाएगी? तो प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न पत्र कितने अंकों का होगा? ये होगा 200 अंकों का। आगे देखते हैं क्या है। तो आगे मुख्य परीक्षा है तो लिखित परीक्षा के बारे में बताया गया। तो इसमें जो है देख लेते हैं क्या प्रारूप है। तो अनिवार्य विषय में कौन कौन से होंगे? एक तो सामान्य हिंदी होगा, ये कितने अंकों का होगा? ये होगा 150 अंक का। इसके अलावा एक पेपर निबंध का होगा, ये भी 150 अंकों का होगा। फिर जो है सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, ये 200 अंकों का। सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, ये भी 200 अंकों का। सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र, ये भी 200 अंकों का। और सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र, ये भी 200 अंकों का है। ठीक है। टाइम कितना मिलेगा? वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्र हेतु 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। ठीक है। और वैकल्पिक प्रश्न पत्रों के प्रत्येक प्रश्न पत्र कितने होंगे? 200 अंकों के होंगे। ठीक। अनिवार्य विषय यथा सामान्य हिंदी, निबंध तथा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र जो है द्वितीय प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र एवं चतुर्थ प्रश्न पत्र परंपरागत प्रकार के होंगे। इन प्रश्नों को हल करने की अवधि कितने घंटे की होगी? 3 घंटों की होगी। ठीक। इसके अलावा जो है मुख्य परीक्षा में एक वैकल्पिक विषय के रूप में एक विषय को चुनना होगा, जिसके लिए भी 3 घंटे मिलेंगे। और प्रत्येक प्रश्न पत्र कितने अंक का होगा? 200 अंकों का, यानी कि 400 अंकों का ये पेपर होगा वैकल्पिक विषय का। ठीक है। नोट में क्या है देख लेते हैं। 3 घंटे वाले प्रश्न पत्र का परीक्षा समय पूर्वाह्न 9:30 से 12:30 तक तथा अपराह्न 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। अभ्यर्थियों से सामान्य हिंदी के अनिवार्य प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है, जो यथास्थिति शासन या आयोग द्वारा अवधारित किए जाएंगे। वैकल्पिक विषय के सभी प्रश्न पत्रों में 2 खंड होंगे, प्रत्येक खंड में 4 प्रश्न होंगे। ठीक है। जो वैकल्पिक विषय यानी जो हम ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे, इसमें 2 खंडों में आएंगे, और हर में जो है हर खंड में 4 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को कुल 5 प्रश्नों के लिखित उत्तर देने होंगे, और प्रत्येक खंड में कम से कम 2 प्रश्न हल करना आवश्यक है। मतलब ऐसा नहीं कि हम एक ही खंड से 4 हल कर ले रहे हैं और एक खंड से केवल 1। प्रत्येक खंड से कम 2 प्रश्न पत्र हल करना आवश्यक होगा। तो वैकल्पिक विषय हम देख लेते हैं कौन कौन से विषय हैं। पहला है कृषि, दूसरा है प्राणी विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भू विज्ञान, मनोविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विधि, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, सांख्यिकी, प्रबंधन, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इतिहास, नृविज्ञान, सिविल अभियांत्रिकी, यांत्रिक अभियांत्रिकी, विद्युत अभियांत्रिकी, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य और वाणिज्य एवं लेखांकन, लोक प्रशासन और चिकित्सा विज्ञान, यानी कि रक्षा अध्ययन और समाज कार्य को इस बार कम्प्लीटली हटा दिया गया है। शुरू से ही विज्ञापन में इसे शामिल नहीं किया गया है। और अब आगे देख लेते क्या है। तो आगे जो है इंटरव्यू के बारे में है, जो कि कुल कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। यह परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्ति एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुए सामान्य अभिरुचि के विषयों से संबंधित होगी। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं, इसके बाद जो दिया हुआ सम्मिलित राज्य प्रवर राजस्व सेवा परीक्षा तथा सहायक वन परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा है तो पाठ्यक्रम दिया गया है। ठीक है। ये तो आप सबको पता ही होगा। हाँ, तो अभी एक नज़र देख लेते हैं सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा की योजना के बारे में। ठीक है।
योजना और पाठ्यक्रम। ठीक है, तो इसमें योजना के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी भी मुख्य परीक्षा जो है, सामान्य अध्ययन का तो सेम पैटर्न रहेगा, प्रारंभिक परीक्षा का तो सेम पैटर्न रहेगा, लेकिन मुख्य परीक्षा अलग से रहेगी होगी इसकी। इसमें जो है इसका भी पेपर फर्स्ट में सामान्य निधि और निबंध रहेगा, जिसके लिए समय जो है 3 घंटे का रहेगा। अंक कितना रहेगा, 300 अंकों की ये परीक्षा, 200 अंकों की ये परीक्षा होगी। ठीक है, सेकंड पेपर कौन सा होगा, तो सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा। इसके लिए समय 2 घंटे का मिलेगा और कितने अंकों का होगा, 200 अंकों का होगा। थर्ड कौन सा है, थर्ड पेपर थर्ड में होगा सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। ये भी जो है मर्सटूनिस्ट टाइप की रहेगी। इसके लिए भी समय कितने देर का मिलेगा, 2 घंटे का, और अंक कितने, 200 अंकों की ये भी परीक्षा होगी। फिर जो है पेपर 4 में वैकल्पिक विषय प्रथम प्रश्न पत्र, इसके लिए समय 3 घंटे का होगा। अंक कितने होंगे, 200 अंकों के होंगे। इसके अलावा पेपर 5 में वैकल्पिक विषय प्रथम परंपरागत का वैकल्पिक विषय प्रथम का सेकंड पेपर होगा। इसके लिए भी समय कितने देर का होगा, 3 घंटे का, और अंक कितने होंगे, 200। फिर नीचे क्या है, 5वें नंबर पे वैकल्पिक विषय सेकंड पेपर, ऑप्शनल सेकंड और ऑप्शनल सेकंड का फर्स्ट पेपर और ऑप्शनल सेकंड का सेकंड पेपर होगा। ठीक है, इन दोनों के लिए भी समय वही सेम 3-3 घंटे का टाइम रहेगा, और नंबर भी सेम 200 अंकों का नंबर भी होगा। ठीक है, 200 अंक। कुल टोटल कितने अंकों की ये परीक्षा होगी, टोटल होगी 1400 अंकों की। इसके अलावा एक साक्षात्कार होगा, तो साक्षात्कार में कुल कितने अंक होंगे, 150। तो ACFR-FO की कुल परीक्षा कितने अंकों की होगी, ये होगी 1550। इसमें जो है कुल कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं, इसके लिए वैकल्पिक विषय के रूप में 16 विषय सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें से अभ्यर्थियों को कोई 2 वैकल्पिक विषय लेने होंगे। कौन कौन से विषय हैं इसमें वैकल्पिक विषय के लिए ऑप्शन कौन कौन से हैं, 16 विषय देख लेते हैं। तो पहला है कृषि विज्ञान, दूसरा है कृषि इंजीनियरिंग, तीसरा है वनस्पति विज्ञान, चौथा है रसायन विज्ञान, पाँचवा रसायन इंजीनियरिंग, छठा सिविल इंजीनियरिंग, सातवां वानिकी, आठवां भू विज्ञान, नौवां गणित, 10वां यांत्रिकी इंजीनियरिंग, 11वां भौतिकी, 12वां सांख्यिकी, 13वां प्राणी विज्ञान, 14वां पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, 15वां उद्यान विज्ञान और 16वां पर्यावरण विज्ञान। किंतु शर्त यह है कि उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषयों को एक साथ लेने की अनुमति नहीं दी जाती। देखिए, इन्हीं 16 में से 2 विषय लेने हैं आपको, लेकिन एक साथ कुछ विषयों को एक साथ नहीं लिया जा सकता। वो कौन कौन से हैं, तो देखिए, कृषि विज्ञान, कृषि इंजीनियरिंग एवं उद्यान विज्ञान को एक साथ आप नहीं ले सकते पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के रूप में। इसी तरह गणित और सांख्यिकी को आप नहीं ले सकते पेपर फर्स्ट और सेकंड के रूप में एक साथ। इसी तरह से रसायन विज्ञान और रसायन इंजीनियरिंग को आप पेपर फर्स्ट और सेकंड के रूप में नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग के विषय जैसे कृषि इंजीनियरिंग, रसायन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग तथा यांत्रिकी इंजीनियरिंग में से एक से अधिक विषय नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, शैक्षिक अर्हता में क्या है, शैक्षिक अर्हता में एक चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए कि सम्मिलित जो है राज्य प्रवर राजस्व सेवा परीक्षा में सम्मिलित पदों हेतु आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते कि नहीं भर सकते, तो उसमें देखिए कि अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की डिग्री या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हटा देता हूँ मैं, ये देखिए समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका मतलब अगर आप लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट 21 मई है, तो 21 मई तक आपके पास जो है उसके समकक्ष योग्यता हो जानी चाहिए जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही अब देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फीस देख लिए क्या है, फिर देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी है, 125, अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, जनरल और EWS कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए फ़ीस कितनी है, तो परीक्षा शुल्क 100 रुपये है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, कुल टोटल 125 रुपये। SC/ST कैंडिडेट के लिए परीक्षा शुल्क 40 रुपये प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, तो कुल कितना 65 रुपये SC और ST कैंडिडेट के लिए। ठीक है, SC/ST कैंडिडेट 165 रुपये है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, और अनारक्षित जनरल कैटेगरी और OBC और EWS कोटा कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कितनी है, वो है 125 रुपये। इसके अलावा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क इनकी भी लगेगी जो कि होगी कुल 25 रुपये। भूतपूर्व सैनिकों के लिए, इनके लिए परीक्षा शुल्क 40 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये और
टोटल फीस 65 रुपये। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों और महिला अभ्यर्थियों के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही फीस लगेगा। ठीक है, अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित या फिर महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी जो भी मूल श्रेणी हो, यानी कि अगर आप SC हैं, SC ST हैं तो आपका 65 रुपीज़, OBC है तो आपका जो है 125 रुपीज़, जनरल है तो 125, EWS है तो 125, दिव्यांग है तो 25 और भूतपूर्व सैनिक है तो 65 रुपये। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से इस वीडियो में आपको लगभग सारी जानकारी हो गई विज्ञापन के बारे में। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, हम अपने चैनल पे PT 365 का विजन IAS का PT 365 का सीरीज चला रहे हैं। आप जाके उसे देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं उसको। उसमें से अच्छे खासे प्रश्न आएंगे, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश की हो या फिर संघ लोक सेवा आयोग की। ऐसा हम सभी ने पहले भी देखा है। और इसके अलावा इस सीरीज के बाद जो है हम इन्वायरमेंट को पूरा डिस्कस करेंगे और डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले बार इन्वायरमेंट में UP PCS में अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे और काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन आए थे, उसे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और लगभग हम सभी विषयों को डिस्कस करेंगे, जैसे पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।